हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। अभी हाल ही में G7 ग्रुप्स की मीटिंग्स जापान के हिरोशिमा शहर में हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एज अ गेस्ट शामिल हुए। तो ये G7 ग्रुप्स है क्या? दरअसल G7 ग्रुप दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें अभी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें तो भारत है नहीं, भारत तो इस ग्रुप का सदस्य है नहीं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों हिरोशिमा गए थे इस G7 ग्रुप की मीटिंग्स को विजिट करने के लिए? दरअसल भारत 2003 से ही इस ग्रुप की बैठक में शामिल होता रहा है एज अ गेस्ट। G7 ग्रुप ने 2003 में पहली बार भारत को इनवाइट किया था इसके लिए, और तो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। तो जब भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है तो इस ग्रुप ने भारत को इनवाइट क्यों किया? दरअसल क्योंकि ये जो ग्रुप है वो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ग्रुप है, और भारत की भी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी, वो ग्रो हो रही है। तो क्योंकि इस ग्रुप का जो मकसद है वो बिजनेस करना और ट्रेड को आसान बनाना, इस बारे में चर्चा करना है। अब भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो ये भारत को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते कि भारत को बुलाए नहीं और खुद बिजनेस और ट्रेड के बारे में और जो भी इनका जो डिस्कशन होता है उसके बारे में ये चर्चा करें। भारत के बिना ही भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो भले ही भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, फिर भी ये भारत को इन्वाइट करते हैं, और जो ट्रेड है, बिजनेसेस है और जो भी डिस्कशन है उसमें भारत को शामिल करते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप में आप जो भी देश देखेंगे ये एंटी चाइनीज़ देश हैं, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, तो ये आप देखेंगे चाइनीज़ विरोधी हैं। तो इंडिया को भी ये अपने पाले में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि चाइना से भारत की भी बनती नहीं है और चाइना की भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब देश एक साथ आते हैं और अपनी पॉलिसी या जो स्ट्रेटजी है उसको बनाते हैं। तो ये एक वजह है भारत को इनवाइट करने की इस ग्रुप की। तो भले ही ये देश भारत को एंटी चाइना ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का स्टैंस क्लियर है, भारत कभी भी ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होता। भारत पहले अपने हित देखेगा, फिर इसमें काम करेगा। अगर उसको अपने हित नहीं देखेंगे तो वो चाइनीज़ विरोधी कैंप में शामिल नहीं होगा। तो ये है भारत का। तो अब देखते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1973 में इजराइल और अरब देशों की होती है लड़ाई, जिसमें एक तरफ होते हैं अरब देश में होता है जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, और दूसरी तरफ होता है इजराइल। तो दोनों की होती है लड़ाई। तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश होते हैं वो इजराइल को अरब देशों से लड़ने के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अरब देश होते हैं वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से चढ़ जाते हैं। तो जो अरब देश हैं वो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो तेल बेचने वाले देशों का एक समूह है ओपेक, उसमें ज़्यादातर अरबी देश हैं। तो ओपेक देश सऊदी अरब की लीडरशिप में, जो वहाँ के राजा थे सऊदी अरब के किंग फैसल, उनकी लीडरशिप में अमेरिका और पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं कि वो जो तेल का उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल की मदद कर रहे थे, तो उनको अब सबक सिखाना था अरब देशों को, तो वो ऐसा तेल के उत्पादन में कटौती कर देती हैं। जिससे क्या होता है कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो तेल की कीमतें होती हैं वो 300% तक बढ़ जाती हैं। अब तेल की कीमत बढ़ती है तो इससे महंगाई बढ़ने लगती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है तेल से। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो उस टाइम के जो अमीर देश होते हैं, मतलब ये जो G7 ग्रुप में जो देश हैं, इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इन देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। तो 1975 में तेल की बड़ी कीमतों से परेशान दुनिया के 6 अमीर देश एक साथ आते हैं और इस ग्रुप को बनाते हैं, जिसे ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता है। 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो जाता है और ये ग्रुप G7 हो जाता है। इसके बाद 1998 में रूस इसमें शामिल होता है, तो ये ग्रुप G8 हो जाता है। लेकिन 2014 के रूस के क्राइमिया पर अटैक के बाद जो ये देश हैं वो रूस को इस ग्रुप से बाहर कर देते हैं, तो ये फिर से G7 हो जाता है। तो ये जो अमीर देश हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते हैं, दूसरे गरीब देशों को क्या हो रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये ग्रुप को बनाया भी इसीलिए गया है ताकि जो अमीर देश हैं उनमें जो बिजनेस है, ट्रेड है, वो अच्छे से हो सके।
तो जो दुनिया के और भी अदर देश है वो इनके बिजनेस और ट्रेड पर इफेक्ट ना डाल सकें। तो इसलिए ये जो बड़ी इकोनॉमी है ये एक साथ आती हैं और दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अगर हम इनकी जीडीपी में हिस्सेदारी अगर देखें तो दुनिया की लगभग 40% जीडीपी को कंट्रोल ये 7 देश करते हैं, जबकि इन देशों की अगर हम आबादी की बात करें तो सिर्फ दुनिया की 10% है इन देशों में आबादी। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की 10% आबादी के पास दुनिया की 40% जीडीपी है, बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ 60% जीडीपी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसलिए भी अमीर हैं क्योंकि इनके पास 40% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, 40% ट्रेड बिजनेस को दुनिया के ये देश, सिर्फ 7 देश कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ये देश अमीर है। दुनिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF लोन भी बांटता है, तो उन सब पर भी इनका कंट्रोल है। ये अपने मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनमें पॉलिसी बनाते हैं, उनके नियम बनाते हैं और ख़ुद यूज़ करते हैं। मतलब दुनिया को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, इनको फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। अभी जैसे मिस्र है या पाकिस्तान है, ये IMF के द्वार पे खड़े हैं अब लोन लेने के लिए, मगर उनको लोन नहीं मिल रहा है। तरह तरह की शर्तें IMF अपनी बता रहा है, जिसको जो गरीब देश है वो पूरी कर ही नहीं सकता, तो उन्हें लोन मिलेगा नहीं। पर अगर यहीं पर अमेरिका होता, ब्रिटेन होता, फ्रांस होता, जर्मनी होता तो उनको आसानी से मिल जाता। तो ये जो देश हैं ये हर चीज़ पर अपना कंट्रोल रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देश अपने देश के किसानों को सब्सिडी देते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को अपने किसानों को सब्सिडी देने से रोकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जब भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी देती है तो दुनिया में भारत का अनाज अमेरिका और इन देशों के अनाज से सस्ता हो जाता है, तो इससे इन देशों को नुकसान होता है। तो इसीलिए ये भारत को, चीन को मना करते हैं अपने किसानों को सब्सिडी देने से और ख़ुद के किसानों को सब्सिडी देते हैं, जबकि खुद अमीर हैं, इनके किसान भी अमीर हैं, उसके बाद भी ये सब्सिडी देते हैं, जबकि हमारे देश के जो किसान हैं वो तो बहुत ही गरीब हैं। तो भारत सरकार देती है तो उसके लिए भी ये मना करती हैं। अब हमारा जो अनाज है वो दुनिया में सस्ता हो रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी सस्ती है इनके मुकाबले। इनके यहाँ लेबर कॉस्ट महंगी है, इसीलिए वहाँ पर अनाज महंगा रहता है, तो इनको इससे नुकसान होता है, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं। तो ये तो हो गया इन देशों का फ़ायदा, और भारत को बुला के भी ये अपना भी फ़ायदा करते हैं इस ग्रुप में। अब हम देखते हैं कि भारत का इससे क्या फ़ायदा है। दरअसल इस ग्रुप के जो देश हैं ये सारे के सारे, लगभग सारे के सारे चाइनीज़ विरोधी हैं। चीन काफ़ी जगह पर एग्रेसिव हो रहा है, जैसे साउथ चाइना सी में उसका ताइवान के साथ विवाद है, साउथ कोरिया के साथ विवाद है, जापान के साथ विवाद है, और अमेरिका के साथ भी उसकी खटपट चलती रहती है। और अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसका भारत के साथ भी सीमा विवाद है। और चाइनीज़ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। तो उसको काउंटर करने के लिए ये देश, अभी इनका जो मकसद हाल ही का अगर हम देखें तो वो यही है, चाइना को काउंटर करना। इसके अलावा अगर हम, तो इसमें तो भारत का इंटरेस्ट भी पूरा होता है क्योंकि भारत के भी चीन से विवाद है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ग्लोबल साउथ देश वो होते हैं जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं। तो इन देशों में अगर हम देखें तो भारत को इनवाइट किया है और इंडोनेशिया को इनवाइट किया जाता है। तो भारत ग्लोबल साउथ देशों की आवाज़ यहाँ पर उठा सकता है, क्योंकि ये अमीर देश है तो इनको उनसे देशों से लेना देना तो है नहीं है, लेकिन भारत एक उनकी आवाज़ यहाँ पर बन सकता है और उनमें अपना इन्फ्लुएंस उन देशों में बढ़ा सकता है, उनकी आवाज़ यहाँ पर उठाकर। इसके अलावा अमेरिका, जापान और भारत ऑलरेडी चीन को काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में भारत अगर जाता है, इस ग्रुप को अगर विजिट करता है तो यहाँ पर और अच्छे से वो अपनी बात को इन देशों से कर सकता है। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।